जय हिंद। देखिए, भारत का पड़ोसी राज्य म्यांमार है, वहाँ तख्ता पलट हुआ है। इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा म्यांमार का हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में यह भारत से अलग हो गया। उस समय इसका नाम बर्मा और इसकी राजधानी रंगून थी। हालांकि भारत से इसका पुराना संबंध है 1857 की क्रांति के वक्त जब बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया था, तो 1858 में इन्हें दिल्ली से रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। इनका मकबरा आज भी रंगून में है। ये मुगल बादशाह थे जिनका मकबरा रंगून में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। तो ये एक पुराना हिस्ट्री की बात हो गया। लेकिन अभी जो है म्यांमार में थोड़ी सी सत्ता परिवर्तन की वजह से बड़ा ज़्यादा चिंताजनक स्थिति हो गई है। म्यांमार के जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो म्यांमार जो था ये जापानियों के अंडर में आ गया था, और जापानियों ने यहाँ से ब्रिटेन को भगा दिया, और जापान यहाँ पर अपनी एक कठपुतली सरकार बना के वहाँ के लोगों पर अत्याचार करना चालू कर दिया, जिसका विरोध वहाँ किया था आंग सांग ने जापान को भगा दिया। लेकिन बाद में आंग सांग की मृत्यु हो गई। वहाँ पे सेना वहाँ पर कब्जा कर लिया। बाद में सेना के दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंग सांग की बेटी आंग सांग सू की ने आवाज़ उठाया था। तो आंग सांग सू की वहाँ पर एक बहुत ही प्रचलित है, वहाँ पर बहुत फेमस है वो म्यांमार में। तो म्यांमार में उन्हें एक बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है, लेकिन उन्हें हालिया में गिरफ्तार कर लिया गया। म्यांमार बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है। पैगोडा मंदिर इस शेप में होती हैं। पैगोडा की विशेषता होती है कि हर फ्लोर की अपनी एक छत होती है, इसे पैगोडा कहते हैं। तो ऐसे पैगोडा म्यांमार में बहुतायत आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जितने पैगोडा देखते हैं ज़्यादातर गोल्डन कलर के दिखते हैं, इसलिए म्यांमार को क्वेश्चन भी आता है क्या कहते हैं, तो गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है। जबकि ऐसी ही मंदिर भारत में भी आप देखने को मिलेगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी पैगोडा का शेप का है, लेकिन ये काले रंग का है। तो क्वेश्चन पूछेगा ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को कहते हैं। यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मंदिर निर्माण शैली, जिसमें आपका नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, विमानन शैली, ये सब शैलियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस सब की चर्चा कभी और करेंगे। अभी मेन टॉपिक म्यांमार की तख्ता पलट को समझते हैं। म्यांमार में सेना जो है वो इस तरह से संविधान को चलाती है जिस तरह से हमेशा सेना के हाथ में ही कंट्रोलिंग रहती है। लेकिन इस म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से वहाँ पे चुनाव कराया गया, और पिछले साल नवंबर 2020 में जो चुनाव हुआ, तो आंग सांग सू की जो पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसने 87% मतदान प्राप्त कर लिया। अब तभी से यह विवाद चालू हो गया। सेना कह रही है कि मतदान में बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, इसका दोबारा चुनाव होना चाहिए। भाई सेना हो, तुम्हारा काम है बॉर्डर देखना, तुम खामखा में गद्दी काय देखने लगते हो। तो सेना ने आरोप लगाया कि ऐसा है। अब ये घींचातान चल ही रहा था कि म्यांमार के जो स्टेट काउंसलर थी, देखिए म्यांमार में प्रधानमंत्री के पद को स्टेट काउंसलर कहा जाता है, जिस तरह जर्मनी में प्रधानमंत्री के पद को चांसलर कहा जाता है, वैसे यहाँ पे स्टेट काउंसलर कहा जाता है। तो स्टेट काउंसलर के पद पर ये थी, ये सेना का मतलब ये सेना इनको हटाना चाहती थी। तो अचानक सेना ने 1 फरवरी 2021 को अचानक सुबह में न्यूज आया कि आंग सांग सू की और पूरे मंत्रिमंडल को गिरफ्तार कर दिया जाता है। सेना बेहतर ढंग से जांच हो सके इसलिए पूरा देश का शासन अपने हाथ में लेती है। 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दिया जाता है। सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक घूमने लगते हैं। लोग अपने घरों के अंदर बंद हो जाते हैं। कुछ लोग एटीएम और बैंक के पीछे लाइन लगा लेते हैं, राशन खरीदने लगते हैं। मोबाइल की इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है। आपको भी पता है कि सेना रूल बहुत ही खराब माना जाता है। हालांकि पूरी दुनिया आंग सांग सू के साथ है। आंग सांग सू को आप ऐसे समझिए 1991 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेकिन 2017 में इनकी छवि को थोड़ा सा लॉस हुआ तब जब रोहिंग्या इशू सामने आया था। म्यांमार की सेना के मदद से रोहिंग्या मुसलमानों को मार के भगाया जाने लगा, जो बहुत बड़ी संख्या में आके बांग्लादेश और इवन भारत में आके शरण लिए थे। और मीडिया ने या यूएन में जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने सेना का ही पक्ष लिया था और कहा था कि सेना जिन्हें मार रही है वो आतंकवादी हैं, कोई रोहिंग्या मारा नहीं जा रहा है। जबकि इस पर यूएन की रिपोर्ट थी, सैटेलाइट इमेज थी, तो इसमें थोड़ा सा इनकी क्रेडिबिलिटी पे लॉस हुआ था। और इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय वो जो छवि थी इनकी वो थोड़ी सी धूमिल हो गई थी, क्योंकि ये जो है आंग सांग सू की जब राजनीति में आ जाता है तो राजनीति में सबको लेके चलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि राजनीति में चुनाव जीतने के लिए आपको मेजॉरिटियन फॉलो करना पड़ जाता है। इस वजह से ये मेजॉरिटी को मतलब ध्यान में रखते हुए इस तरह का स्टेटमेंट दी थी। अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय धड़ा को देखेंगे तो
ज़्यादातर लोग आंग सांग सू की फेवर में हैं और कुछ लोग जो हैं वो इस सेना के फेवर में। हालांकि किसी के हिसाब से सेना का रूल अच्छा नहीं होता है, स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश है। सेना का माइंडसेट इसके भारत के हिसाब से सही नहीं है। अगर विश्व को देखते हैं तो इधर से अमेरिका ने इसका कड़ा विरोध जताया है। अमेरिका ने तो अपना विमान वाहक पोत भी रवाना कर दिया है, SS रोनाल्ड रीगन को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया। हालांकि रोनाल्ड रीगन को भेजा गया है 2 रीजन से, साउथ चाइना सी में ताइवान को काउंटर करते हुए, दूसरा यहाँ पर रोनाल्ड रीगन को लगाया गया। हालांकि ये म्यांमार को देखकर नहीं रखा गया, लेकिन जो बाइडेन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम UN के थ्रू इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन जब से ये UN के थ्रू प्रतिबंध लगाने गए, चाइना ने और रूस ने मना कर दिया, वहाँ पर वीटो लगा दिया। हम UN के टॉपिक जब आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि वीटो एक ऐसा पावर होता है जो किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर देता है। तो रूस और चाइना ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जो स्पष्ट दिखाता है कि रूस और चाइना वहाँ के सेना के साथ है। इन लोग का कहना था कि भैया ये इमरजेंसी हमेशा के लिए तो लगी नहीं है, 1 साल के लिए लगी है, 1 साल बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, हमें दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामले में मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बाइडेन ने अमेरिका की ओर से ईरान कहते हैं म्यांमार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब वहाँ पर प्रतिबंध से कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस साउथ ईस्ट एशिया के लोग इस प्रतिबंध की नीति को बहुत झेल चुके हैं। म्यांमार की सेना इसका थोड़ा भी परवाह नहीं करती है, और इवन म्यांमार की सेना ने भी बहुत सोच विचार किया होगा तख्ता पलट करने से पहले। और ये जो प्रतिबंध लगाते हैं, उत्तरी कोरिया पे भी लगाए, ईरान पे भी लगाए, सब देशों पे लगाए, किसी ने इनको अब उतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन इसी बीच यूरोपीय यूनियन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, G7 देश हो गया, इस तख्ता पलट का विरोध किया। भारत को भी इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन भारत के साथ स्थिति कुछ और है। हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अभी नीति देखेंगे तो उन्होंने एक तटस्थ बयान दिया है कि हम इस पर नज़र बनाए रखे हैं, जो भी सरकार है संविधान के दायरे में ही काम करें, हम मतलब किसी भी तरह की अनहोनी नहीं चाहते हैं। देखिए चाइना का जो है ना, चाइना एक अलग स्ट्रेटजी से चल रहा है, वो हर ओर से फायदा चाहता है। चाइना चाहता है कि म्यांमार के रास्ते वो बंगाल की खाड़ी तक एंट्री मार सके। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह, तो इस रास्ते सितवे बंदरगाह तक पहुँचना चाहता है। यहाँ से आराम से वो बालासोर, कलाम द्वीप, श्रीहरिकोटा पे आराम से ये यहाँ से नज़र रख सकता है। साथ ही हमारी जो सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों का जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर भी वो आराम से नज़र को रख सकता है। अब इसमें क्या है कि भारत को इसको बड़ा आराम से टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत भी ज़्यादा प्रतिबंध लगाएगा या अमेरिका के फेवर में जाएगा, इवन भारत भी अमेरिका के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि हमारी विदेश नीति धीरे धीरे अमेरिका की ओर शिफ्ट हो रही है। तो अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो म्यांमार का जो सेना है, वहाँ का जो सेना प्रमुख, उनको आराम से मिल जाएगा शी जिनपिंग का साथ। और शी जिनपिंग भी यही चाहते हैं कि कहीं पे भी सरकार रहे वो एकदम उजड़ और बेईमान सरकार रहे, क्योंकि ऐसी सरकार देश का विकास नहीं कर पाएगी। फिर कर्जा लेने के लिए वो चाइना के पास आएगी, और चाइना के चंगुल में एक बार म्यांमार फंस गया तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक छोटा सा देश है, कर्जा के जाल में उसे पूरी तरह से फंसा देगा। तो चाइना इस रास्ते जाना चाहता है। चाइना जो है पूरी तरह से ससुरा दोगला देश है, दोगला तेगला चौगला सब है वहाँ पे। उसकी विदेश नीति हर समय चेंज होती रहती है, वो कब क्या बोलेगा ठीक उसका उल्टा बोल देता है। इसका एग्जांपल देखिए म्यांमार में 2017 में म्यांमार की सेना म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार करना चालू किया। बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, वहाँ के लोगों को मार मार के भगा दिया गया। तो इस मामले में चीन ने म्यांमार का साथ दिया और कहा कि म्यांमार की जो सेना कर रही है यहाँ सही कर रही है, इन आतंकवादियों को मारना चाहिए। लेकिन यही चीन जो है वो कश्मीर पर ठीक इसका उल्टा जवाब देता है, कहता है कश्मीर की सेना गलत कर रही है, वहाँ के लोगों पर गोली चला रही है। अरे साले तुम्हारी यहाँ पर वही आतंकवादी को मार रहा है तो सही है, यहाँ पे आतंकवादी को मार रहा है तो गलत है। ये दोगला नीति देखिए। दूसरा और देखिए दोगला नीति इस चाइना का। चाइना क्या करता है, वहाँ पर चाइना का ये सिंजियांग प्रांत है। सिंजियांग प्रांत में मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, यहाँ वीगर मुस्लिम्स रहते हैं। चाइना इन वीगर मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, कहता है कि इन पर हम अत्याचार नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम कैंप में रख के इन्हें पढ़ा रहे हैं। कैंप में वहाँ पर हजारों औरतों का रेप हुआ, जो वहाँ से छूट कर आती हैं, जो इस बात को बताती हैं। वहाँ अगर कोई महिला घुटना से नीचे कपड़े पहन लेती है तो काट देती है। कहती है कि कहता है चाइना कि हम आतंकवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। वहाँ मौलाना लोगों से नचवाता है, डांस करवाता है, कहता है कि भैया ये लोग चरमपंथी हैं, आतंकवादी, हम इन्हें बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए ये वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है। लेकिन यही दोगला चाइना पाकिस्तान के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को बचाने के लिए UN में चला गया। मतलब साले तुम्हारे यहाँ
आतंकवादी दिख रहे हैं, यहाँ तुम्हारे आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं। ये चाइना वाले साले कुछ भी कर, पूरी दुनिया के लिए ये सरदर्द बने हैं सब। इनका खाना देखिएगा, ये पेंगोलिन खा लेते हैं, ये बेचारा बहुत शांत जीव है, चींटी वगैरह को खाता है, पेंगोलिन खा लेते हैं सब, भाई सांप खाएगा सब, मगरमच्छ खाएगा सभी सब। इन सबको खाने का एक पैटर्न देखिएगा, अभी बताते हैं ये क्यों खाते हैं सब। कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा सब, यहाँ पर चमगादड़ खा गया सब, यहाँ कीड़ा बिच्छू सांप ये सब खाने का चीज़ है, ये सब खा जाता है सब। कोरोना साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता था, उसको भी खा जाते हैं सब। यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो चाइना के लोग जितने ये सब चीज़ खाते हैं वो दो रीजन है। पहला कि इन लोगों में गठिया नामक एक रोग है, जैसे जिसे आर्थराइटिस कहते हैं, दोनों लगभग सेम होता है, बदन में बहुत दर्द होता है। तो इनका कहना है ये सब कुत्ता बिल्ली सियार खाने से, सांप खाने से आर्थराइटिस नहीं होती है। दूसरा, ये लोग ऐसे जानवरों को जानबूझ के खाते हैं ताकि इनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ सके। इन गधों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए ये जानवर को मार मार के, पेंगोलिन का मांस मार मार के खाते हैं ताकि उनके यहाँ बच्चा पैदा किया जा सके। अरे भैया, बच्चा पैदा करने का शौक है तो आओ भारत में 2-4 मर्द यहाँ से लुंगी पहनने वाले को लेके जाओ, देखो धड़ाधड़, देखो 1.5 साल यानी 18 महीने में 2 लड़का नहीं हटा दिया सब। तब कहना हमारे यहाँ के लोग काहे लिए इन जानवरों पे अत्याचार करते हो? बोलो हम यहाँ से 2-4 को भेज देते हैं। भारत के लिए समस्या ये है कि भारत यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो भारत कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यहाँ सिटवे बंदरगाह से ये सड़क बनाते हुए यहाँ पे ले जाना चाह रहा है। अगर यहाँ पे अशांति होती है तो हमारा ये प्रोजेक्ट चौपट हो जाएगा। हम लोग यहाँ से थाईलैंड सिंगापुर तक सड़क ले जाना चाहते हैं जो बिना म्यांमार के हो नहीं सकता है। अब बात आती है कि हमारे लिए वहाँ पर सैन्य शासन सही है या गलत है। तो अगर एक बात में सुनेंगे तो हमारे लिए सैन्य शासन सही नहीं है, वहाँ पर होना चाहिए लोकतंत्र, आंग सांग सू की। लेकिन अगर हम खुलकर विरोध करेंगे तो ये ससुरा म्यांमार चुपचाप चल जाएगा चीन के गोद में। इसलिए हम लोग बीच का रास्ता देते हैं, क्योंकि इस बीच के रास्ते में भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। इस म्यांमार के अंदर ये जो छोटा सा म्यांमार देख रहे हैं, यहाँ पर 26 ठो आतंकवादी समूह रहते हैं सब, 26 ठो विद्रोही समूह है। और ये विद्रोही समूह जो है ये एक और भारत पर हमला करना चाहते हैं सर, दूसरी ओर म्यांमार की आर्मी को मारना चाहते हैं सर। इसका मतलब ये 26 ग्रुप को भारत भी मारना चाहता है और म्यांमार की आर्मी भी मारना चाहती है। इस वजह से भारत के लिए ये सही होगा, क्योंकि अगर भारत आर्मी का विरोध करती है तो आर्मी इन लोग को यहाँ चढ़ा देगी, तो भारत के लिए ये समस्या शुरू कर देंगे ये विद्रोही गुट सब। अब यहाँ बहुत सारे विद्रोही गुट हैं म्यांमार में। अब यहाँ जो ये एरिया है रखाइन है, रखाइन में देखेंगे तो रोहिंग्या समस्या है, रोहिंग्या आर्मी है जो यहाँ पर मारती है इन सेना को। यहाँ पर आराकाम योमा पर्वत है, भारत म्यांमार की सीमा पर आराकाम योमा पर्वत, यहाँ आराकाम आर्मी है। यहाँ पर चीन के पास ये काचिन एरिया है, काचिन में भी विद्रोही संगठन है। सबसे बड़ा विद्रोही संगठन चीन के इस शान प्रांत में, शान में शाह आर्मी है। यहाँ पर ये बड़े बड़े विद्रोही संगठन है। और हद तब हो गई कि इन विद्रोही संगठनों के पास मिसाइलें हैं, हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से जमीन से हवा में मिसाइलें हैं मार करने वाली, जो म्यांमार के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर मार के गिरा देती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा ये खतरनाक हथियार इन्हें मुहैया किसने कराया था? तो इसे मुहैया कराने का काम इसी चाइना ने किया था, जो दुनिया में कहता है कि हम अपने देश में आतंकवाद को बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये आतंकवादियों को हेलीकॉप्टर तक मुहैया करा रहा है। तो इसलिए भारत सरकार के लिए यह है कि हम फिलहाल परिस्थिति के हिसाब से इसके आर्मी से हाथ मिलाकर कहें कि देख भाई तुम उधर से थूरना चालू करो, हम इधर से थूरना चालू करते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर इन 26 को बचाने के लिए चाइना आता है तो चाइना बदनाम हो जाएंगे यहाँ पे, और नहीं आता है तो फिर चाइना की क्रेडिबिलिटी इनके सामने गिरेगी। हालांकि म्यांमार से हमें फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे। हालांकि म्यांमार में हमेशा सेना कुछ ना कुछ तांडव मचा ही देती है। हमेशा वहाँ पर ऐसा कानून बनाया गया कि संसद में सेना के कुछ प्रतिनिधि हमेशा बैठे रहेंगे वहाँ, तो ये गड़बड़ है। हालांकि यहाँ जोग्राफिकली देखिएगा तो यहाँ आराकाम योमा पर्वत है, बीच में शान का पठार है, इधर से इरावदी नदी बहती है, यहाँ से साल्वीन नदी बहती है। क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस तरह से नक्शा बना के एक्स बना दिया था, कहा था एक्स द्वारा क्या चीज़ दिखाया जा रहा है, तो ये शान का पठार दिखाया जा रहा है। तो ये एग्जाम के हिसाब से जोग्राफिकली भी आप म्यांमार को देखिएगा। आगे म्यांमार में क्या घटना होती है ये धीरे धीरे सामने आएगा, क्योंकि अभी कुछ वहाँ से न्यूज ही फ्लैश नहीं हो रही है कि आगे क्या होगा। हालांकि पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि आंग सान सू की दोबारा आ सके। आंग सान सू की भी दोबारा जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि उनको उन्हीं के घर में नज़रबंद करके रखा गया है। अब आगे क्या होता है, यूएन क्या एक्शन लेती है। हालांकि अमेरिका तो छोड़ने वाला नहीं है, जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया कि वो आंग सान सू की के साथ है। हालांकि आंग सान सू की आ जाएंगी तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से ही पढ़ाई किया, उनका भारत की ओर से एक अच्छा झुकाव है। और सेना का जो झुकाव है वो ज़्यादातर 60% झुकाव उसका चाइना की ओर है, फिर 40% भारत की ओर है। वो भी इसलिए क्योंकि भारत का साथ वो थोड़ा बहुत इसलिए देंगे कि भारत उनके
खिलाफ आवाज़ न उठाए। हालांकि भारत का सेना से भी अच्छा संबंध है, हमने उन्हें पनडुब्बी तक भी उन्हें दिया है, उनकी नौसेना को। आगे जैसा होगा आपको बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।